हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 जिसका पार्ट 5। तो देखिए आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका पार्ट 5 में। लास्ट टॉपिक बचा है इसका कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण। 10-12 मिनट का वीडियो बनेगा पूरा। तो देखिए सबसे पहले कोयला क्या होता है आप जानते हैं। कोयला कार्बन होता है। इसकी अभिक्रिया भी कोयले के जलने की जब लिखते हैं दहन की, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2, ये इसकी अभिक्रिया होती है। मैंने आपको बताया था पहले भी। तो देखिए कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लेते हैं। कोयले को ईंधन के रूप में आप इसको प्रयोग में लेते हैं। और ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा का स्रोत है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। अगर आप बात करें ऊर्जा की, तो प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग जो है वो कोयले से प्राप्त होता है। 35 से 40%। तो देखिए विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए कोयले के भी प्रकार होते हैं और अलग अलग प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो होती है वो भी अलग अलग होती है। बात करें कार्बन की मात्रा की, तो वो भी अलग अलग होती है। कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। वर्षों पूर्व वनस्पति के भूमि के नीचे दबने के कारण कालांतर में कोयले का निर्माण हुआ। पेड़ पौधे जो है बहुत वर्षों पहले भूमि के नीचे दबे और कालांतर में कोयला बना। ठीक है, तो लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी घने जंगलों, कच्छ क्षेत्रों और जलधाराओं से तरती। पानी था, खूब सारे पेड़ थे, बहुत सारी जमीनें थी। ठीक है, वनस्पति समूह की जड़ में गिरकर मृत्यु हो गई, जो बाद में मिट्टी की परतों के नीचे दबते चले गए और भूगर्भ में उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कोयले का निर्माण हो गया। ये जीवाश्म में परिवर्तित हो गए और इस प्रकार कोयले का निर्माण हुआ। तो कोयले के निर्माण की प्रोसेस है। कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा गंधक भी होते हैं। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गंधक ये भी उपस्थित होते हैं। आगे देखिए इसके अतिरिक्त फास्फोरस तथा कुछ अकार्बनिक द्रव्य भी पाए जाते हैं। फास्फोरस, ये भी पाए जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती उन्हें अकार्बनिक कहते हैं। तो देखिए कोयला जो है उसको 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 4 भागों में इसको कोयले को बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग है वो हम अब देखेंगे। 4 भाग देखिए, पहला आता है एंथ्रेसाइट। क्या है ये एंथ्रेसाइट? देखिए 94 से 98% इसमें कार्बन होता है। दूसरा आता है इसमें बिटुमिनस, इसमें देखिए 78 से 86%। तीसरा इसमें आता है लिग्नाइट, लिग्नाइट में देखिए 28 से 30%। चौथा इसके अंदर आता है पीट, तो पीट में देखिए 27%। हवा की उपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर, हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कोलतार, कोल गैस और अमोनिया प्राप्त होता है 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर।
अगर आप गर्म करोगे कोल ताप, कोल गैस और अमोनिया, ये प्राप्त होते हैं अगर आप इसको गर्म करोगे। तो देखिए इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक आसवन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसको भंजक आसवन, कोयले का भंजक आसवन कहते हैं। भारत में कोयला मुख्यतः झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इनमें कोयला जो है वो आपको मिलता है, उपस्थिति कोयले की वहां होती है। ये हो गई कोयले की बात। 4 प्रकार का बताया, कहाँ मिलता है, क्या क्या इससे प्राप्त किया जा सकता है। अब आता है पेट्रोलियम। इसके बाद में देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम देखिए क्या होता है। पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। कोयले की भांति पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण भी कोयले की तरह ही वनस्पति एवं जीव जंतुओं के पृथ्वी के नीचे दबने तथा कालांतर में उनके ऊपर उच्च दाब और उच्च ताप के आपतन के कारण हुआ है। जैसे कोयले का निर्माण हुआ है वैसे ही पेट्रोलियम पदार्थ का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम इसको भी देख सकते हैं। तो देखिए प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल यानी कच्चा तेल कहते हैं। चट्टानों का तेल भी कहा जाता है इसको, कच्चा तेल। इस कच्चे तेल को जो है विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन की विधि होती है उसके द्वारा इसको जो है अलग अलग किया जाता है। बहुत सारी चीजें निकलती है इस कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, इसमें विभिन्न अवयव पाए जाते हैं जिन्हें प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो देखिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, क्या क्या अलग होते हैं इससे। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, वैसलीन, स्नेहक तेल, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है हमको इससे। तो कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जो कि प्रकृति के अनवीनकरणीय संसाधन है। अनवीनकरणीय का मतलब इनको बार बार बनाया नहीं जा सकता है, खुद बनते हैं ये। इनके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगते हैं और प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है। अगर मानव इसी तरह अंधाधुंध इनका प्रयोग करता रहा तो भविष्य में ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए इसमें भी जैव न्यूनीकरणीय संसाधन होते हैं और अन्यूनीकरणीय भी होते हैं। तो इस प्रकार से बायोफ्यूल और बायोफ्यूल अथॉरिटी गठन किया गया। इनको बचाने के लिए बायोफ्यूल मिशन चलाया गया, बायोफ्यूल मिशन। बायोफ्यूल मिशन चलाया गया और बायोफ्यूल अथॉरिटी एक संगठन का गठन किया गया कि इन्हें बचाया जा सके, संरक्षण किया जा सके। वैसे हमको खुद को सोचने की जरूरत है कि हमें प्राकृतिक संसाधन इनको बचाना चाहिए। अब आता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। अच्छा, इससे पहले एक टॉपिक आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास ये क्या होता है?
तो देखिए इसमें किसी भी संसाधन का प्रयोग सतर्क होकर करना चाहिए ताकि उस वस्तु का प्रयोग न केवल हम कर सकें बल्कि जिनका प्रयोग आने वाले समय की पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सके। तो इसको हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। क्या होता है सतत पोषणीय विकास? कि हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए किन्हीं संसाधनों का ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग अच्छे से कर सके। ऐसा नहीं कि हम उपयोग कर लें और आने वाली पीढ़ी जो है वो उसकी सोचे नहीं हम कि भाई हम तो कर लेते हैं उपयोग, आने वालों की सोचते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। अब आता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी, यानी कि लोगों ने क्या क्या किया। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्वच्छ पर्यावरण किसी भी समाज को अत्यंत आवश्यकता होती है कि अच्छा आपका समाज हो, अच्छी वहां पर बातें हो, अच्छे लोग रहते हो, ठीक है, अच्छे कार्य हो। तो स्वच्छ पर्यावरण के साथ मानव जीवन एवं स्वास्थ्य जुड़ा है। आज विकास विनाश का कारण बन गया है जिससे पर्यावरण के सभी घटकों को भारी हानि पहुंची है। यद्यपि जल, वायु, भूमि सभी प्रदूषित हो चुके हैं, फिर भी मानव जो है वो असंयमित एवं अविवेकशील विकास यात्रा सतत जारी है। कि सब कुछ खराब हो गया, पृथ्वी भी खराब हो गई, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, नदियां खत्म हो गई, झीलें खत्म हो गई, मतलब प्रकृति की हर चीज खत्म हो रही है, फिर भी मानव जो है अभी तक रुक रहा नहीं है। वो ये सोच रहा है कि जिस दिन और पूरी तरह से खत्म होगी हम जब तक उपयोग करते रहेंगे। तो इसके लिए भी संतुलन को बनाए रखने के लिए भी देखिए कुछ बलिदान दिए गए, कुछ आंदोलन किए गए। तो इसमें एक था चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन था, ये भी देखिए कुछ तो था इसके अंदर। ये भी प्रश्न आ सकता है कि चिपको आंदोलन को विस्तार से समझाइए। चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक प्रगतिशील कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की ठेकेदारों से सुरक्षा करना एवं वृक्षों को काटने से रोकना है। चिपको आंदोलन शुरू किया था खेजड़ली गांव से शुरू हुआ था अमृता देवी के साथ। 363 बिश्नोई स्त्री, पुरुष एवं बच्चों ने अपना बलिदान इसमें दिया था। पेड़ों के चिपक गए थे वो, और उन्होंने बोला कि पेड़ों को काटने से पहले आप हमें काटिए, तो तलवारों से उन्हें काट दिया गया। 1730 एडी में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा के महल निर्माण हेतु लकड़ियों की आवश्यकता हुई, तो उनके सेवक कुल्हाड़ी लेकर खेजड़ली गांव पहुंच गए और खेजड़ी के वृक्षों को काटना शुरू कर दिया, जिससे आवाज सुनकर अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियां वहां आ गई और विनम्रता से सिपाहियों से पेड़ ने काटने का आग्रह किया, परंतु सिपाही नहीं माने। तब अमृता देवी और उनकी पुत्रियां पेड़ों से चिपक गई। सिपाहियों ने पेड़ों के साथ उन्हें भी काट दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने मना किया कि पेड़ों को मत काटिए, मत काटिए। वो नहीं माने, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन किया, तो उन्हें पेड़ों के साथ साथ सिपाहियों ने काट दिया। सारे गांव और आसपास के इलाके में खबर आग की तरह फैल गई। लोग आकर पेड़ों से चिपकते रहे और अपना बलिदान देते रहे। इस प्रकार वृक्षों की रक्षा हेतु 363 लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई। अमृता देवी और 363 लोग इसमें शामिल थे जान गंवाने में, पेड़ों के खातिर बलिदान दिया। तो देखिए आज भी बिश्नोई समाज पेड़ पौधों व अन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु दृढ़ संकल्प है। जब से प्रथा चली आ रही है। खेजड़ली के बलिदान के बाद 1973 में उत्तराखंड में महिलाओं ने वृक्षों की सुरक्षा हेतु चिपको आंदोलन चलाया। उत्तराखंड में 1973 में चलाया आंदोलन। उसके बाद में देखिए यह आंदोलन 8 वर्ष तक चला, जिससे सरकार ने 1981 में 1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। 8 वर्ष तक चला और फिर 1981 में सरकार ने
1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका प्रतिबंध कर दिया, रोक लगा दी कि वहां पेड़ नहीं काटे जाएंगे। बहुत अच्छा कदम था ये। खेजड़ली बलिदान के बाद चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया। खेजड़ली के बाद में सुंदरलाल बहुगुणा आए यहाँ और उन्होंने आगे बढ़ाया इसे। इस प्रकार का आंदोलन कर्नाटक में भी चला, जिसका नाम एपिको आंदोलन था। कर्नाटक में भी चला था। एपिको आंदोलन के नाम से था वो, एपिको आंदोलन बोलते हैं उसको। तो कन्नड़ भाषा का शब्द है ये एपिको, इसमें चिपकना को एपिको बोलते हैं। खेजड़ी का बलिदान आज वनों की सुरक्षा के लिए आदर्श है। तो देखिए, खेजड़ी को थार का कल्पवृक्ष माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसका वैज्ञानिक नाम है। 1 नंबर के प्रश्न में आ सकते हैं सारे, जितने भी लिख रखे हैं यहाँ, ठीक है। तो 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया। राज्य वृक्ष 1983 में घोषित किया। तो इस प्रकार से ये चिपको आंदोलन था। आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। तो देखिए प्रश्न, चिपको आंदोलन किसने चलाया? अमृता देवी ने। चिपको आंदोलन में कितने व्यक्तियों की मौत हुई? 363 लोगों की। खेजड़ी के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है। उत्तराखंड में आंदोलन चला 1973 में, 8 वर्षों तक चला 1981 तक, ठीक है। 1000 मीटर से ऊपर के हरे क्षेत्रों में पेड़ों को काटना बंद कर दिया। कर्नाटक में इसको एपिको आंदोलन बोलते हैं। राज्य वृक्ष को घोषित किया गया खेजड़ी को 1983 में। इस प्रकार से 5-7 प्रश्न ये इसमें से बन जाते हैं, छोटे छोटे, वो भी आ सकते हैं। बड़ा प्रश्न भी पूछ सकता है, चिपको आंदोलन को विस्तार से समझाइए। इस प्रकार से आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है और आगे हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो भी है वो पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका 5 पार्ट में कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट, इसके नोट्स आप तैयार कर लेंगे जैसे मैंने बताया है। आप जानते हैं सब कैसे नोट्स बनाने हैं। तो आगे देखेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू।